नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एयर टू एयर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत की तरफ से अपनी एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से अपनी सभी इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा। इसमें अस्त्र मार्क 1 की टेस्ट होने वाली है, अस्त्र मार्क 2 की टेस्ट होने वाली है और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की भी टेस्टिंग होने वाली है। इसमें अस्त्र मार्क 1 की रेंज की बात करें तो इसका रेंज लगभग 100 से 110 किलोमीटर, मार्क 2 की एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 160 या उससे ज़्यादा होने वाली है और नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज 150 किलोमीटर होने वाला है और ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली है। अभी अस्त्र मार्क 1 को पहले भी कई बार सुखोई से टेस्ट किया जा चुका है और अभी इसको स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर सुखोई में इस्तेमाल किया जा रहा है और करीब 250 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भी अभी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है। लेकिन अभी इनको इंडियन एयरफोर्स की तेजस और मिग 29 में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और शायद अभी इनको आइदर मिग 29 और तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अभी पहली बार अस्त्र मार्क 2 की भी टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। इनिशियली इसको डमी ड्रॉप किया जाएगा, फिर इसके अंडर कैरेज और हैंडलिंग ट्रायल्स को कंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब इसके लिए पहले भी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक इंडिजिनस सीकर को बनाया जा चुका है, जिसको इनिशियल ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा और अभी अस्त्र मार्क 2 में रशियन सीकर्स के बदले इंडियन सीकर को इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जितने भी ट्रायल को कंडक्ट करने की बात किया जा रहा है, इन सभी को इसी महीने के अंदर ही करने का प्लान किया गया है और अभी इसके बाद अस्त्र मार्क 3 को भी टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसको इसी साल के एंड तक टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है और इसकी रेंज लगभग 250 से 350 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी टेस्ट होने वाला है, जो कि हमारा इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। फिर इसके बाद स्मार्ट एंटी एफर वेपन और एक 125 केजी की ग्लाइड बॉम्ब का भी टेस्ट किया जाएगा, जिसे डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में से कोई एक मौजूद होने वाला है, जो कि इफेक्टिवली Su-30MK और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है। इसके बाद अभी एक 1000 केजी की भी बॉम्ब को डेवलप किया जा रहा है, जिसका रेंज 80 किलोमीटर तक होने वाला है। अगला अपडेट एवेक्स को लेके है और अभी की बात करें तो कुल मिलाकर भारत के पास 3 फाल्कन एवेक्स और 2 नेत्र एवेक्स मौजूद हैं और बीच में कुछ रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को डीआरडीओ की तरफ से अपनी प्रोटोटाइप नेत्र एवेक्स को हैंडओवर कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 6 एवेक्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफी कम है और इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी एडिशनल 6 नेत्र मार्क 2 एवेक्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनकी डिटेक्शन रेंज और कवरेज एरिया नेत्र मार्क 1 के मुकाबले बेहतर होने वाला है। इसी बीच अभी बोइंग की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन एवेक्स में अभी भारत की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इस नए एवेक्स का नाम E7 वेक्टल है और हाल ही में यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपनी सभी एग्जिस्टिंग E3 एवेक्स को E7 एवेक्स से रिप्लेस करने का फैसला किया गया और यूएस एयरफोर्स का कहना था कि वर्तमान की यूएस एयरफोर्स के जो एवेक्स हैं, यानी कि E3 एवेक्स हैं, ये बढ़ रही चाइनीज थ्रेट के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाले हैं और सभी चाइनीज फाइटर जेट को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और स्पेशली J-20 को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसको डिटेक्ट करने में काफी मुश्किल होने वाला है और इसी वजह से बोइंग की नेक्स्ट जनरेशन E7 वेक्टल एवेक्स को खरीदने का फैसला यूएस एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है, जो कि स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर पाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी बीच बोइंग का कहना है कि अभी यूएस एयरफोर्स के अलावा इंडिया, जापान और कतर की तरफ से भी सेम एयरक्राफ्ट को खरीदने का विचार किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एवेक्स का एक डायरेक्ट राइवल हो सकता है, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों में लगभग सेम तरीके के सिस्टम मौजूद होने वाला है, क्योंकि E7 वेक्टल में भी तो फ्लैट पैनल AESA रडार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फिक्स टाइप के होने वाले हैं और फाल्कन एवेक्स की तरह इसमें एक रोटेटिंग रडार डोम मौजूद नहीं होने वाला है, जो कि
एरोडायनेमिक सेगमेंट में देखा जाए तो ज्यादा स्टेबल होने वाला है और नेत्र मार्क 2 एवेक्स में भी नेत्र मार्क 1 की तरह के ये रडार पैनल मौजूद होने वाला है, लेकिन इसका रेंज और कवरेज एरिया जो होने वाला है वो मार्क 1 के मुकाबले बेहतर होने वाला है। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि नेत्र मार्क 2 एवेक्स में हम A321 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं, जबकि मार्क 1 में हम एम्ब्रेयर की RJ145 का इस्तेमाल कर रहे थे और E7 में बोइंग की तरफ से अपनी 737 का इस्तेमाल किया जाता है और पहले से ही बोइंग की तरफ से अपनी 737 एयरक्राफ्ट को एवेक्स के तौर पर मॉडिफाई किया जा चुका है, जबकि A321 को पहली बार इस रोल के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर भारत यहाँ पर E7 वेक्टेल एवेक्स को खरीदने की कोशिश करेगा तो इसका हमारा इंडिजिनस एवेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है, लेकिन मे बी भारत इन दोनों को ही ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि अभी हमें बस एडिशनल 6 एवेक्स की जरूरत नहीं बल्कि लगभग डजन से ज्यादा एवेक्स की जरूरत है, जो कि सिर्फ 6 इंडिजिनस एवेक्स पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादा चांसेस ये कि आगे चल के भारत अपनी इंडिजिनस प्रोग्राम को ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको अभी हाल ही में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और गन कैरेज फैक्ट्री को मिलाकर फॉर्म किया गया, इसकी तरफ से अभी एक रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी तरफ से अभी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल किया जा रहा है और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर अभी एक यूरोपियन फर्म की तरफ से दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 6.04 करोड़ होने वाला है। इसमें एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से आर्टिलरी गन्स की मेजर सब असेंबल पार्ट को यूरोपियन क्लाइंट्स को सप्लाई किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से या एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपनी क्लाइंट के नाम को बताने से इनकार किया जा रहा है। इसी बीच पहले भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को बोफर गन को भी एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिल चुका था। हालांकि वो छोटा ऑर्डर था जिसमें बस 2 ही गन को एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन अभी एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपनी आर्टिलरी गन्स को भी एक्सपोर्ट करने का हम रखा जा रहा है और इनिशियली धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर करने के बाद वो अभी इनको एक्सपोर्ट करने पर भी जोर दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इनका प्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनिशियली प्लान किए गए 114 धनुष गन में से अभी तक बस 18 यूनिट को ही इंडियन आर्मी को डिलीवर किया सका है, जबकि अभी तक अगर देखा जाए तो 114 में से आधे गन को आर्मी को डिलीवर कर देना था और इसी वजह से आर्मी की तरफ से इनकी डिलीवरी लेने से पहले इनको एक बार फिर से टेस्ट करने के बाद आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। ANI की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए 2 एडिशनल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया। बताया गया कि इन 2 नए रेजिमेंट को खरीदने के लिए पहले से आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था और इसकी फाइनल डिसीजन को भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव किया जाने वाला है। वैसे ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की प्राइम वेरिएंट होने वाला है, यानी कि मार्क 1 वर्जन की एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, जिसमें पहले के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मुकाबले बेहतर एक्यूरेसी होने वाली और इसमें एक इंडिजिनस सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही स्पेशली हाई अल्टीट्यूड रीजन में और कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए इनको ट्यून किया गया है, जो कि स्पेशली लद्दाख रीजन में या नॉर्थ ईस्ट जैसे सेक्टर में डिप्लॉय करने के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन होने वाली है। वैसे इनकी रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली और इसकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 25 से 30 किलोमीटर के बीच ही होने वाली है, लेकिन इनको स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसके लिए इनको स्पेशली मॉडिफाई किया गया और लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई में भी इनको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इससे पहले आर्मी की वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड की तरफ से भी इनकी यूजर ट्रायल को कई बार कंडक्ट किया चुका था और सभी ट्रायल में रिजल्ट काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी पाए गए थे, जिसके बाद आर्मी की तरफ से अभी 2 एडिशनल आकाश प्राइम रेजिमेंट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट राइफल्स और एयर डिफेंस गन्स को लेके है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एडिशनल 6716 राइफल को खरीदने के लिए जो ऑर्डर को प्लेस करने की बात की गई थी उसको कैंसिल करने का फैसला किया गया। अब इसके बाद कुछ वेबसाइट्स और मीडिया की तरफ से इसका एक गलत मतलब निकालकर पेश किया जा रहा था कि ये राइफल एकदम बेकार है और इनकी परफॉर्मेंस से खुश ना होने की वजह से आर्मी की तरफ से इनकी रिपीट ऑर्डर को नहीं करने का फैसला किया गया, जबकि सच्चाई है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ज्यादातर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने पर जोर दिया जा रहा और बताया गया कि अभी आर्मी फॉरेन मेड राइफल्स के बदले भारत में बनाए जाने वाले राइफल्स को बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने के बारे में सोच रही है, जो कि शायद AK-203 होने वाला है, जिनको आगे चल के
इंडियन आर्मी अपनी स्टैंडर्ड वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। बस यही नहीं बल्कि अभी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की टेंडर को भी कैंसिल किया जा चुका है, जिसमें अब इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग $5.2 बिलियन होने वाली है। और इसके अंदर लगभग 5175 मिसाइल और लगभग 1276 सिंगल और मल्टी लॉन्चर्स को खरीदने का फैसला किया गया है। साथ ही अभी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन्स और मिसाइल को भी इंडिजिनस तरीके से इंडक्ट करने का प्लान किया गया है, जिसके लिए फाइनल डिसीजन जो होने वाली वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा। और अभी ज्यादातर फॉरेन इक्विपमेंट के बदले इंडियन या मेक इन इंडिया सिस्टम को प्रेफरेंस दिया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।